नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 का तर्कश। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। चुनाव हो चुका है, नतीजे आ गए, नई सरकार बन गई, लेकिन टीएमसी का हाल जो इस वक्त है उस पर बड़े सवाल हैं। शुभेंदु सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन कर रही हैं। टीएमसी सांसद और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का विरोध जता रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी में सियासी बवंडर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। टीएमसी में महाराष्ट्र जैसी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। ममता बनर्जी के 60 विधायक पहले बैठक में नहीं पहुंचे और अब खबर है कि कई विधायक और सांसद पार्टी से नाराज हैं। ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ये दोनों विधायक ऋतुपर्ता बनर्जी और संदीपन साहा आज कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं। फिलहाल दोनों की विधानसभा भवन में बैठक चल रही है। तो एक तरफ जहां ममता बनर्जी धरने पर डटी है, जिसकी तस्वीरें भी आपको लगातार हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के विधायकों के बगावती तेवर ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो टीएमसी पर आज क्या बड़ा होने वाला है, इस पर हम बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त बंगाल की राजनीति से निकलकर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्या ममता बनर्जी की पार्टी टूट जाएगी? ममता के 60 विधायक कहां हैं जो नहीं पहुंचे बैठक में? टीएमसी में महाराष्ट्र वाला खेला क्या होने लगा है? क्योंकि सवाल अब ये भी हो रहे हैं कि जैसे एकनाथ शिंदे उद्धव सेना को तोड़कर ले आए, क्या वैसी ही परिस्थिति अब टीएमसी में दिखाई देगी? बंगाल में सियासी घमासान अभी और कितने दिन बाकी है और क्या इस धरने से, जिसमें ममता बनर्जी बैठी हैं, माहौल बदलेगा? तो इन सवालों पे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोलकाता से, जहां पर ममता बनर्जी का धरना जारी है और बड़ी संख्या में टीएमसी के समर्थक जुटे हैं। टीएमसी नेताओं पर हमले के खिलाफ ये धरना है। आपको याद होगा बीते दिन की वो तस्वीर जब अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ था और उसे लेकर धरने पर इस वक्त ममता बनर्जी बैठी हैं सरकार के विरुद्ध। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। ऋतिक, तस्वीरें तो हम धरने की दिखाई रहे हैं, लेकिन क्या इम्पैक्ट जमीन पर इस धरने का दिखाई दे रहा है, बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इम्पैक्ट क्या होगा। इससे सबसे बड़ा सवाल यह है तृणमूल कांग्रेस के भविष्य क्या है, इस पर सबसे बड़ा सवाल या निशान उठ रहा है। जब ममता बनर्जी एक बार फिर से इस बार राजनीतिक मुक्के खाने के बाद एक बार फिर से स्ट्रीट फाइटर ममता बनर्जी जब सड़कों पर उतरी है, हम जरा तस्वीरों के जरिए साझा करना चाहेंगे। देखिए, बीते 15 सालों से बतौर पत्रकार मैं तृणमूल कांग्रेस का हर मूवमेंट को कवर किया है और इसके अलावा मेरा स्टूडेंट लाइफ भी इसी शहर पर गुजारा है। तो जब से ममता बनर्जी सड़कों पर उतरती है, इस तरीके से छवि नहीं रहती। आज समर्थक तो जरूर आए हैं, लेकिन उस तादाद पर नहीं जब वो सत्ता पर थी या फिर जब वो विपक्ष के नेत्री हुआ करती थी, तब उस तरीके से भीड़ नहीं रहा। लेकिन जो हम देख सकते हैं, ये समर्थन कम नहीं है। ममता बनर्जी शहर के बीचों बीच, हम जहां से लाइव आ रहे हैं, ये धर्मतला स्क्वायर कहा जाता है, रानी रासमणी के बिल्कुल बगल में ममता बनर्जी खुद बैठी हुई है। लेकिन तस्वीरों में जो साझा हो रहा है, गिने चुने कुछ सांसद, विधायक, नेता, मंत्री उनके साथ है। जब हम बात कर रहे हैं, खबर आ रही है विधानसभा से, ऋतुपर्ता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा, बागी 2 विधायक जो फिलहाल सेक्रेटरी से यानी विधानसभा के सचिव के साथ एक अहम बैठक में है। सुखबुगाहट इस बात पर हो रही है क्या विपक्ष के नेता बनने का दावा ऋतुपर्ता बंदोपाध्याय वो करेंगे, क्योंकि खबरों के माने, सूत्रों के माने तो उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के 60 विधायक जो है वो बागी बन चुके हैं। हालांकि उनके चेहरे, नाम वो सामने नहीं आ रहे हैं। कुछ नाम तो सामने हैं, अरूप राय या फिर रोथिन घोष, इन सब के नाम आगे चल रहे हैं। मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं हमारे दर्शकों को समझाऊं कि खबरें किस तरीके से आ रही है। दरअसल रविवार जो बैठक बुलाई गई ममता बनर्जी के घर पे शाम को, उस बैठक में 60 विधायक गैर हाजिर रहे। उस सिर्फ गिने चुने 20 विधायक वहां पर मौजूद थे। खबर कुछ इस तरीके से थे। उसी शाम को रोथिन घोष के जो मंदिग्राम वाली रेसिडेंस है, वहां पर उस समय में करीब 10 विधायक वहां पर पहुंच गए थे। इसके अलावा कुणाल घोष ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि सोमवार दोपहर को शहर के एक 5 सितारा होटल में 50 के करीब, सूत्रों के हवाले कहा गया है कि 50 के करीब जो विधायक है वो मीटिंग की है ऋतुपर्ता बंदोपाध्याय के साथ। और उसके फौरन बाद ऋतुपर्ता बंदोपाध्याय और संदीपन साहा को पार्टी से खदेड़ा जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, एक्सपेल किया जाता है, क्योंकि पार्टी के रणनीति के खिलाफ, खासकर हस्ताक्षर घोटाले को लेकर उन्होंने उजागर किया था। आपके पास लौटूंगी, क्योंकि अब इस पे थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका परिचय भी करा दें। बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं।
अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट चर्चा में हमारे साथ आ गए हैं। समाजवादी पार्टी से तारिक खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट बादल देवनाथ हमारे साथ हैं और ओम प्रकाश जायसवाल जी कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और शुरुआत यहां पर सीधे बादल देवनाथ जी आपके साथ करना चाहूंगी। चल क्या रहा है बंगाल में? 60 विधायक जिनका बार बार जिक्र आ रहा है, कुछ सूचना, कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है? कहाँ हैं, किसके साथ हैं? मैडम, सबसे पहले मैं बोलूंगा, ये भाजपा को दिल्ली के जो खबर जो मिला है, जो सोर्स से भाजपा के लीडर सेंट्रल से और आसाम से एक लीडर जो गुटी साधने का कोशिश कर रहे हैं, ये बंगाल का कल्चर है। थोड़ा कुछ लोग है जो बाहर जाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका नाम ममता बनर्जी है। आज भी इलेक्शन के काउंटिंग के 20 दिन के बाद ममता बनर्जी के साथ हजारों हजार लोग है। हाँ। 21 जुलाई आने दीजिए, जो हर साल 21 जुलाई ममता बनर्जी मतलब जिस सभा करते हैं, उस सभा में लाखों लाखों लोग ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। दूसरा बात है, कुछ लोग को मन में कुछ आता है, मैं बड़ा बनूंगा और पार्टी को तोड़ूंगा। ये सारे जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो पार्टी के अंदर कुछ सारे लोग जो इकट्ठा हुए, ये लोग सफल नहीं होंगे। और भाजपा के जो कुछ लीडर लोग सफोकेट हो रहे थे क्या टीएमसी के अंदर? और एक दिल्ली से घुटन हो गई थी क्या टीएमसी के अंदर? जिस भी राजनीतिक व्यक्ति के पास अगर पॉलिटिकल एम्बिशन है, पॉलिटिकल एम्बिशन होना कोई गलत बात तो है नहीं। कोई भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, पार्टी का कोई भी नेता, उसके अंदर पॉलिटिकल एम्बिशन है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या इतनी घुटन हो गई थी, इतनी सफोकेशन हो गई थी, मौके नहीं मिल रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहे हैं, तो लोगों ने बाहर जाने का रास्ता सही समझा। 2 नेता निकलकर सामने आ गए। अगर सब कुछ ठीक है टीएमसी के अंदर, तो क्यों फिर इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा? क्यों इनको पार्टी से बाहर निकालना पड़ा? सर, मैडम, यही तो है, पार्टी के विरुद्ध में कोई जाएगा, पार्टी तो तुरंत एक्शन लेगा। जैसे हुमायूं कबीर को सस्पेंड किया था, ऐसे बहुत सारे लीडर को पार्टी से सस्पेंड किया गया था। आपसे तो सवाल ये, पार्टी के अंदर घुटन हो गई है क्या? सफोकेशन हो गई है क्या टीएमसी के अंदर? मैडम बोलने दीजिए प्लीज, 30 सेकंड, उसके बाद मैं फिर आपका सवाल का आंसर दूंगा। मैं 30 सेकंड, ठीक है मैडम? बताइए सफोकेशन और घुटन पे बताइए। 25 साल पहले ममता बनर्जी अकेला था, और 25 साल बाद भी जितना झूठा केस देके एक एक करके सब गिरफ्तार कर रहा है, हर जिला से, हर अंचल, हर ब्लॉक से गिरफ्तार कर रहा है, सारे को गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन उसका नाम ममता बनर्जी है। मैडम, पहले 25 साल पहले सड़क पर था, आज भी सड़क पर है और आगे भी सड़क पर रहेगा। उसका तस्वीर के लेके लाखों, लेकिन टीएमसी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है, इस पर बादल देवनाथ जी आप नहीं बोल रहे हैं। आप बार बार इस सवाल से बच रहे हैं। मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ कि पार्टी के अंदर घुटन हो गई क्या, कि जो लोगों को निकलकर बाहर जाना पड़ रहा है? कुछ कई बार अपने गिरेबान में तो झांकना चाहिए कि भीतर, पार्टी के भीतर क्या हो रहा है। इस तरह की घटनाएं निकल कर आ रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? लेकिन खैर, मैं अब बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी है, उनके पास जाना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, आप लोगों के इशारे पर हो रहा है सब कुछ। एजेंसीज का इस्तेमाल है, एजेंसीज का इस्तेमाल करके ऑपरेशन लोटस आप बंगाल में चला रहे हैं। मॉडल कुछ कुछ वही महाराष्ट्र वाला है क्या? ऋतुव्रत बनर्जी, क्या साहा साहब, ये महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनने वाले हैं बंगाल में? मीनाक्षी जी, देखिए, ऐसा है कि टीएमसी जो है टर्मोइल हो चुकी है। इनके जो एयरबस है उसमें इनका क्रैश हो चुका है, तो जो लोग हैं वो उतर के वहां से भाग रहे हैं। भाई, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, टू मच करप्शन, ये सारी चीजें जब ममता बनर्जी ने किया, ममता में से ममता निकल गए तो ऐसे जीरो हो गई, और जहां भी लगेंगे वही जीरो हो जाएगा। तो लोगों को समझ में आ रहा कि टीएमसी को भविष्य से बचाना, तो क्या पता ये लोग, इनके 60 एमएलए नहीं आए, एमपी नहीं आ रहे हैं, और यही कह रहे हैं पहले लाखों लाखों लोग रहते थे, इसके पहले कहते थे करोड़ों लोग रहते थे, आज हजारों लोग, सैकड़ों लोग नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को टीएमसी से निकालने का प्लान कर रहे हो कि टीएमसी को बचाने के लिए। खैर, वो एक बात है, क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन टीएमसी को बचाकर बीजेपी में तो नहीं आ रहे हैं, सवाल ये है सर। बंगाल ऑपरेशन लोटस पर सवाल है, कहीं निकलकर बीजेपी में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है ना। मीनाक्षी जी, ऑपरेशन लोटस तो जनता ने कर दिया। लोटस में तो लक्ष्मी जी, जहां कीचड़ इतना ज्यादा होता है वहीं कमल खिलता है, और कमल में बैठ के लक्ष्मी जी आती है। ये सनातन संस्कृति है। जितना अपीजमेंट किया, करप्शन किया, जितना ज्यादा ममता बनर्जी ने किया, लोगों ने उनको उस तरीके से निकाल, एक तरफ घुसपैठिया निकाल दिया, एक तरफ ममता बनर्जी को निकाल दिया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की जोड़ी देखिए, हमेशा देखिए, ये हिंदुस्तान का, अच्छा, तो 4 मई दीदी गई का मतलब ये था कि दीदी को टीएमसी में भी नहीं रहने देना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, 4 मई दीदी गई का नारा आप लोगों ने दिया, तो उसका मतलब ये था कि ममता बनर्जी को टीएमसी में भी नहीं रहने देंगे आप लोग। मीनाक्षी जी, आपने मेरे से पूछा जी।
बिल्कुल सही, 4 मई दीदी गई वहां के तो बिल्कुल नारा था, आम जन का नारा था। और एक बात बता दें, जब जहां पे परिवारवाद की इस तरीके कंसंट्रेट पॉलिटिक्स होती है और करप्शन की पॉलिटिक्स होती है, ये तो औरंगजेब के जमाने में भी हुआ था। औरंगजेब जब गया था तो पूरा मुगल सल्तनत खत्म हो गई थी, क्योंकि जो उन्होंने हिंदुओं के साथ जिस तरीके से किया था अत्याचार, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी के साथ बादल हुआ देवनाथ है। इस पे रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बोलिए बादल जी। मैडम, आज का औरंगजेब कौन है पूरा देश जानता है। ममता बनर्जी की एक महिला है, ब्राह्मण परिवार से है। तभी तो जनता ने आज खदेड़ का दिया, औरंगजेब कौन है पूरे देश में, पूरा देश जानता है। सर बीच में मत बोलिए, सर बीच में मत बोलिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, बीच में मत बोलिए। एक ममता बनर्जी को हराने के लिए 2.5 लाख के ऊपर सीआरपीएफ 550 के आधिकारिक ट्रांसफर कर दिया। ममता बनर्जी 13,000 वोटों से जब लीड दे रहा है, जब काउंटिंग मॉनिटर सेंटर में जब लोड शेडिंग हुआ था, ममता बनर्जी जब गया उनको लात मार के निकाल दिया। अरे कुछ तो शर्म कीजिए सर, कुछ तो शर्म कीजिए। 10 सेकंड दीजिएगा। पूरे देश में अनुज जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं जायसवाल साहब के पास जाऊंगी। हाँ बोलिए अनुज जी। 45 दिन अभी नहीं हुआ है ना वहां पे चुनाव के, ये कोर्ट चले जाए। अगर इनको जरा से भी एरर लगती है, ये लोग हाई कोर्ट चले जाए। क्यों नहीं हाई कोर्ट जाएंगे? टीवी डिबेट में बोलेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, चलिए कोर्ट के रास्ते की बात कर रहे हैं। स्क्रीन पे लाइए ओम प्रकाश जायसवाल जी के। हाँ ओम प्रकाश जायसवाल जी, सवाल देखिए इस वक्त क्या पूछे जा रहे हैं कि अगर 2 विधायक बागी हो गए हैं और बैठकर आगे की स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, तो क्या उनकी स्वाभाविक चॉइस बीजेपी के साथ मिलना होगी? कांग्रेस तो यहां भी नहीं दिखाई दे रही मैदान में। क्या चल रहा है आप लोगों को टीएमसी के इस टूट के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जो आज हो रहा है, ये टीएमसी टूट रही है। और टूट नहीं बल्कि इसको बोलिएगा टीएमसी अब तार तार होने जा रही है। इसका मुख्य कारण केवल ममता बनर्जी जी का घमंड और हम जो था वो भी संग चूर चूर हो जा रहा है। आपको मालूम होगा कि 2011 में ममता बनर्जी को लाने वाला कांग्रेस पार्टी है, लेकिन यही ममता बनर्जी जो कांग्रेस के साथ की है, उन्हीं के साथ आज यही सब हो रहा है और ये उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि कांग्रेस ने इनको लाया था 2011 में, लेकिन इन लोगों ने, टीएमसी वाले ने, ममता बनर्जी ने और इनके कुछ लोग ने जो आगे पीछे रहते हैं कि कांग्रेस के पीठ में छुरा भर करके कांग्रेस को साइन बोर्ड करने का नारा दिया था। आज ये खुद साइन बोर्ड। अरे लेकिन राहुल जी तो कह रहे हैं कि ममता जी के साथ बहुत गलत हुआ, नतीजों में बहुत गलत हुआ और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। ममता बनर्जी तो खुद कह रही है कि राहुल जी ने उनको फोन किया, उनसे फोन पर बात की, सब पूरा सपोर्ट जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, राहुल गांधी किए हैं, इंडिया अलायंस के लिए किए हैं, वो अलग बात है। हम बंगाल के विषय में बात कर रहे हैं। सर यही तो आप लोगों की बात समझ नहीं आती ना ओम प्रकाश जायसवाल जी, यही तो कंफ्यूजन है। आप लोग टीवी डिबेट में यहां बैठ के आप कह रहे हैं कि टीएमसी ने कांग्रेस की पीठ पर छुरा घोंपा, राहुल जी कह रहे हैं कि ममता जी के साथ गलत हुआ, अब आप कह रहे हैं कि हाँ इन्होंने ऐसा किया लेकिन इंडिया अलायंस में हम साथ हैं। ये 3 बातें एक साथ एक समय पर सच कैसे हो सकती हैं? देखिए, टीएमसी केवल कांग्रेस के पीठ में छुरा नहीं होगा, बीजेपी को लाने वाला भी बंगाल में कांग्रेस ही है। चलिए एक लाइन और आगे, तारिक खान जी 8 जून को इंडिया अलायंस की बैठक है सर। ठीक है तारिक जी, 8 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक है जिसमें राहुल जी भी होंगे, अखिलेश जी भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी सर। जी देखिए मैम, यहाँ कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए। अब सुन लीजिए, यहाँ कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए, कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने शीर्ष नेता नहीं, मैं जिसको बोलूंगी वही बोलेगा, प्लीज एक एक करके, ऐसे किसी और की बारी में जंप ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। तारिक जी बोल रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने शीर्ष नेता की बात सुननी चाहिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम ममता दीदी के साथ हैं, फोन पे बात की, और तमाम नेता जो चीज वहां गलत हो रही है। अब कांग्रेस ये गलती करती है कि उस बात को कब तक आप कहते रहेंगे कि हम लेके आए थे, कोई ना कोई किसी को लेके आए थे। ऐसे तो कहते हैं कि शरद पवार भी कभी कांग्रेस में थे। ये सब बातें करके हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। अगर गलत हो रहा है तो उसको लेके आना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि आप कह रही थी पार्टी तोड़ना, बीजेपी का अगर पीएचडी है तो वो पार्टियों को तोड़ने में पीएचडी है। और अगर जो नेशनल रैकेट है, जो एग्जाम का पेपर लीक कराता है, उसको तोड़ने में ये नर्सरी क्लास में फेल हो जाएंगे। लेकिन पीएचडी पार्टी तोड़ने में है, मुबारकबाद है उनको। और जहां ये पड़ जाते हैं, इतिहास गवाह है मैम, आप देख लीजिए स्टेट बाय स्टेट। बीजेपी के प्रवक्ता इस पर जवाब देंगे, लेकिन अगर अपना ही कुनबा कमजोर हो तो टूट भी आसान हो जाती है ना। बीजेपी को तोड़ के दिखाइए आप लोग। बीजेपी को क्यों नहीं तोड़ देते आप लोग? मैंने कहा कांग्रेस, इंडिया अलायंस मिलकर बीजेपी को क्यों नहीं तोड़ देता? क्योंकि वो मजबूत है।
टूट भी तो वही हो रही है ना, जहां पर नींव कमजोर है, टूट भी तो वही हो रही है। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैंने ये बनाया था, मैं लेके आया था, ये सब मैं स्पेसिफिक कांग्रेस की बात नहीं कर रही, मैं इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। मैम, इंडिया अलायंस में अगर प्रॉब्लम है तो अभी हम बंगाल की बात करें तो टीएमसी और कांग्रेस में प्रॉब्लम है। हम एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडिया गठबंधन के पार्टनर चाहते हैं कि सभी पार्टनर इंटैक्ट रहें जब हम दिल्ली में बैठक करें या किसी स्टेट में चुनाव लड़ें। ठीक है, लेकिन कौन मानता है नहीं मानता ये देखने वाली बात है। चलिए अब आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, लेकिन अनंत विजय जी, बड़ा सवाल मैं यहां पर लेकर आ रही हूं सर। ऑपोजिशन की का एक महत्व देश की राजनीति में, लोकतंत्र में है। अगर बीजेपी एक बड़ी पावर के रूप में केंद्र से लेकर पूरे देश में, राज्यों में दिखाई दे रही है, और अब तो बंगाल में सरकार बन गई जहां पहले कभी सरकार नहीं थी, इन सब के बीच क्षेत्रीय दल जहां पर मजबूत थे, अगर वहां पर इस तरह से टूट दिखाई देगी क्षेत्रीय दलों में, चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ हुआ हो, यहाँ ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न तो क्षेत्रीय दलों के लिए भी होगा ना सर, देश की राजनीति के लिए। मीनाक्षी जी, आप सही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों के लिए कंसर्न की बात है, लेकिन कंसर्न उत्पन्न क्यों हुआ, हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये जो क्षेत्रीय दल, जितने भी प्रकार के क्षेत्रीय दल हैं जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडियोलॉजिकल ग्लू नहीं है उनके अंदर कि उनके कार्यकर्ता उस पार्टी से जुड़े रहें, तो उसमें आपको इस प्रकार के टूट दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ जो लोग जुड़ते हैं वो सत्ता की मलाई खाने के लिए जुड़ते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि टीएमसी का वक्त खत्म होने वाला है? क्या आप ये मान रहे हैं? ये थोड़ी जल्दबाजी में की गई टिप्पणी होगी अगर मैं ऐसा कहूंगा कि उनका वक्त खत्म होने वाला है। लेकिन हाँ, टीएमसी के सामने एक संकट तो अवश्य है। जिस प्रकार से कल ममता बनर्जी के बुलाए बैठक में 60 विधायक नहीं आए, और मेरी जानकारी तो ये भी है और कई लोगों ने ऐसा बताया भी है, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता रहे और इन दिनों राजनीतिक विश्लेषक बन गए। सरकार साहब ने मेरे साथ एक चर्चा में कहा कि 55 विधायक और 20 सांसद ममता बनर्जी को छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जब उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी, जो पिछले दिनों उनके प्रवक्ता हुआ करते थे 4 मई के पहले, और अब वो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर टीवी चैनलों पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक नोट करने की बात है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनको ये ममता बनर्जी के खत्म होने का नहीं, उनके इंट्रोस्पेक्शन का समय है कि क्यों वो इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए उनको कि आज इस स्थिति में वो क्यों पहुंच गई हैं। क्या जो 2 विधायकों ने, ऋतुपर्णा जिसका आपने जिक्र किया, ऋतुपर्णा जिसका आपने जिक्र किया, जिस 2 विधायकों के, एक पार्टी को ऐसी क्या आवश्यकता होती है कि वो अपने ही विधायकों के 10 हस्ताक्षर फोर्ज करके भेज देते हैं, उसके बाद उनको सस्पेंड करना पड़ता है। तो आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वहाँ गतिविधियां चल रही हैं और वहाँ के अंदर खाने का, शाम तक कुछ बड़ा घट सकता है बंगाल। ठीक है, शाम तक कुछ बड़ा घट सकता है। बादल देवनाथ जी, टीएमसी माइनस ममता बनर्जी, क्या ये संभव भी है? आप कह रहे हैं ममता बनर्जी फाइटर हैं, संघर्ष करती हैं, कोई संशय नहीं इस बात पर, लेकिन बादल देव सर, सवाल सुन लीजिए प्लीज, आपको मौका दे रही हूं तो पॉइंट तो सुनिए ना, उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा। टीएमसी माइनस ममता बनर्जी, क्या ये संभव है? आप कह रहे हैं कि वो फाइटर है, कोई इस बात पे संशय नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं कि कैसे शिवसेना चली गई एकनाथ शिंदे के पास कोर्ट के ऑर्डर के बाद, इसी तरह की परिस्थितियों के दायरे में टीएमसी का भविष्य क्या है आज की तारीख में? बादल देवनाथ। मैडम, मैं जो बोल रहा हूँ अभी, जो मैंने आपको उंगली उठाया दिखाने के लिए, स्पीकर ने किसी विरोधी लीडर का कोई लेटर आज विधानसभा में एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब ये जो लोटस जो एक्शन, लोटस क्या बोलते हैं ये लोग, क्या बोले, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे अभी खत्म हो गया। ये लोटस नहीं चलेगा यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ ममता बनर्जी पूरे देश के अंदर सबसे लोकप्रिय एवं एक्सपीरियंस लीडर है, और इसके खिलाफ ना कोई औरंगजेब तकमा दे सकता है, कोई इनके खिलाफ कोई नहीं। वो कोई 15 साल में कोई तनख्वाह लिया, ना 7 बार का एमपी का कोई तनख्वाह लिया। वो जो पार्टी का गाड़ी लेके 30 सेकंड में सर, मेरे पास समय खत्म हो गया है। मुझे बस ये बताइए सर, बंगाल में अब मैंडेट आपको सरकार चलाने के लिए मिला है, राज्य में शांति स्थिरता सही तरह से काम करने के लिए मिला है, आपके प्रॉमिसेस पर मैंडेट मिला है, कब तक ये सब सड़क पर चलता रहेगा सर?
मीनाक्षी जी, सड़क पे तो एनार्किज्म फैलाने का विपक्ष का काम है। मैं एक सेकंड, विपक्ष की स्थिति क्या है कि वो स्टेट के अंदर होते हैं कि हम आपके कौन हैं, और दिल्ली आते कहते हैं हम साथ साथ हैं। ये कमिटमेंट का रिलेशनशिप इनका नहीं रहता, इनका सिचुएशनशिप का रिलेशनशिप रहता है। और ममता बनर्जी और टीएमसी और अभिषेक बनर्जी का वही हाल है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुई। जब आपने इतना एनार्किज्म फैला दिया तो आपके पार्टी के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज स्थिति ये होगी कि आपके पास कोई 5 लोग हो रहे, कोई अंडा फेंक रहा, कोई बाहर भाग रहा, कोई छोड़ के जा रहा है। क्योंकि जब आपने अपीजमेंट और करप्शन की पॉलिटिक्स 15 साल तक आपने किया तो उसका रिजल्ट बंगाल की जनता ने दिखा दिया। और टीएमसी के जो विधायक सांसद नेता आप ये एक बार फिर से यहाँ पर विपक्ष पर, ममता बनर्जी पर, टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच बंगाल में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके बाद पूरे देश की नजरें हैं कि वहां पर परिस्थितियां कैसे आगे बढ़ती हैं और देश की राजनीति के लिए वहां से क्या संदेश निकलते हैं, ये आने वाले दिनों में तय होगा। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त यूपी बीजेपी से बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। यूपी बीजेपी में फेरबदल जल्द पॉसिबल है। दिल्ली में यूपी बीजेपी को लेकर मंथन हुआ और आज ही लखनऊ पहुंचेंगे महामंत्री धर्मपाल सिंह और वहां जाकर फिर जब इस पर चर्चा होगी तो किसी भी वक्त नई लिस्ट जारी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव की एक सूरत जल्द दिखाई देगी। देखिए, चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश में और इन सब के बीच यूपी बीजेपी में फेरबदल जल्द। हमारे साथ और जानकारी के साथ इस वक्त अजय जुड़ गए हैं। अजय, किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? अब ये तो लिस्ट जारी होगी, मालूम चलेगा। क्या खबरें निकलकर आप तक आ रही हैं? निश्चित तौर पर देखिए, संगठन के स्तर पर जब प्रदेश अध्यक्ष बदला गया तभी से स्थिति स्पष्ट थी कि बहुत ही बड़ा बदलाव जो है इसमें होगा। क्षेत्रीय अध्यक्षों की बात की जाए, इसके अलावा जो अलग अलग बीजेपी के संगठन हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, तमाम जगह नए मुखिया देखने को मिलेंगे। प्रवक्ताओं को लेकर भी चेंजेस की उम्मीद की जा रही है। तो पूरे इकोसिस्टम के बीजेपी के उत्तर प्रदेश के चेंज करके नई एनर्जी लाने की तैयारी है। लंबे समय से लगातार यही व्यवस्था बनी हुई थी। पिछले जो प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेंद्र चौधरी, उनके दौरान भी मूल चूल परिवर्तन हुआ था, कुछ परिवर्तन देखने को मिले थे। पर अब जो ये परिवर्तन होने जा रहा है बहुत ही बड़े वृहद स्तर पर होने जा रहा है। इसको लेकर चर्चा दिल्ली में लगातार होती रही। दोनों ही उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, खुद मुख्यमंत्री, इसके अलावा संगठन के जो तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं, चाहे वो धर्मपाल जो संगठन मंत्री हैं वो हो और प्रदेश अध्यक्ष हो, ये भी दिल्ली में प्रवास करते रहे और इसको लेकर लंबी चर्चा रही। खुद विनोद तावड़े केंद्र से आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी फीडबैक लिया, जिसके बाद हमने मंत्रिमंडल का विस्तार भी देखा। और अब जो महत्वपूर्ण बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा वो बीजेपी के इंटरनल जो पूरा संगठन है उससे जुड़ा है। अजय, लेकिन यहाँ पर देखिए, बीते वक्त में जिस तरह से ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द यूपी की राजनीति घूमी है, उन सब के बीच भी क्या हम देख सकते हैं कि यूपी बीजेपी में जो बदलाव होंगे? क्योंकि ये मैसेजिंग हमने देखा था कि जब कैबिनेट रीशफल भी हुआ तो उस समय ये मैसेजेस देने की कोशिश हुई। तो क्या जब संगठन में बदलाव देखने को मिलेंगे या पंकज चौधरी की जो टीम अब तैयार होगी उसमें भी इसे लेकर मैसेजिंग हो सकती है? देखिए, बीजेपी की जो जीत के पीछे पूरा फॉर्मूला है, जो दो पॉपुलर सबसे बड़े चेहरे हैं, खुद प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, उसके बाद जाति का वो गणित है जो बीजेपी को जिताता है। बीजेपी की जीत के पीछे वो पूरा बुके है जिसमें अलग अलग जातियों के फूल सजे हैं। और पिछले दिनों 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कुर्मी, पासी और ऐसी तमाम जातियां छुटपुट स्तर पर ये दो बड़ी जातियां बड़े स्तर पर प्रभावित रही। तो इस पूरे बिगड़े हुए वेरिएशन को संभालने का प्रयास रहेगा, जिसके लिए यहाँ पर प्रयास करते हुए इस पूरे चेंज में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिखाई देंगे। जब हम देखेंगे नई टीम प्रदेश अध्यक्ष की हमारे सामने रहेगी, जिसका ऐलान करेंगे किसी भी समय अब हो सकता है। और लौटेंगे आपके पास जैसे ही इस पर कोई अपडेट या कोई डेवलपमेंट होता है। लेकिन इस बीच देखिए कैसे 2027 को लेकर पिच तैयार है उत्तर प्रदेश में। और अब इसमें बड़ा डेवलपमेंट ये है कि यूपी बीजेपी में जो संगठनात्मक बदलाव होते हैं उसको लेकर भी जब इसका एनालिसिस होगा तो ये बात और समझ में आएगी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हिंदुत्व की पिच उत्तर प्रदेश में कैसे तैयार है इसकी झलक मिलनी शुरू हो गई। मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं।
तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की तैयारी शुरू हो चुकी है। चुनावी पिच तैयार हो रही है। चुनावी मैदान में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल के सबसे आखिरी जिले कुशीनगर के तमकुहीराज में माफिया, मच्छर, विरासत इन विषयों को उठाया और साथ ही उन्होंने कुशीनगर में एक बड़ा ऐलान भी कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि फाजिल नगर का नाम अब पावागढ़ होगा। कुशीनगर में एक और बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया और कहा कि मच्छर और माफिया एक जैसे होते हैं और ये तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले यूपी में बोलबाला था, लेकिन हमने माफिया और मच्छर दोनों का इलाज कर दिया, दोनों को खत्म कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुहीराज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं तमकुहीराज में यहां के विधायक मेहनत करते हैं, योजनाओं को लेके आते हैं, सांसद जी भी आते हैं और परिणाम होता है आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आपकी जो मांग होती है फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा। क्यों हम फाजिल कहेंगे? भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। वहीं बिजनौर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाने वाले मौलानाओं पर तीखा हमला किया। सीएम योगी ने दो टूक जवाब दिया कि गाय हिंदुओं के लिए माता है और इसके लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं है। एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी मां है, इसका सम्मान करो? ये हमारे संस्कार हैं। हमने अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं वह भी, और हमने गाय को माता माना है, तो गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है। तो देखिए सीएम योगी यहां लगातार हिंदुत्व और गाय के बयान पर मौलानाओं और विपक्ष को घेर रहे हैं। गाय पर सीएम योगी के बयान के बाद लखनऊ में मुस्लिम स्कॉलर्स और मौलानाओं ने क्या कहा, उनकी राय आपको सुनवाते हैं।
पिछले दिनों देखा गया कि कुछ मौलवियों की तरफ से पत्र लिखा गया जहां कहा गया कि गऊ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, उसकी हत्या पर रोक लगाई जाए। अब इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि गऊ पशु नहीं है, गऊ सनातन के लिए माता है। बात करने के लिए जिन मौलाना ने पत्र लिखा था वो हमारे संग मौजूद है सैफ अब्बास, और दूसरे भी मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग हमारे संग मौजूद हैं। सैफ अब्बास साहब, आपने जब पत्र लिखा था तब बात कही थी, अब जो ये मुख्यमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया उसे कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो लफ्ज है पशु या माता, अगर हम माता ना समझ रहे होते तो फिर हम उसकी हत्या के ऊपर पाबंदी की मांग क्यों करते? आज अगर मुस्लिम समाज गाय का सम्मान करता है वो सिर्फ इसीलिए करता है क्योंकि हमारे 100 करोड़ जो हिंदू भाई हैं वो गाय को माता समझते हैं। तो जब गाय माता है तो उसका सम्मान है। इसीलिए हमने ये मांग की थी कि इस गौ हत्या के ऊपर संपूर्ण भारत में पाबंदी लगना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी, इस्लाम धर्म है क्या? इस्लाम धर्म ने दूसरे धर्मों का सम्मान सिखाया है, इज्जत सिखाई है। उसी इज्जत के तहत हम भी इस बात को कह रहे हैं, और हमने कहा कि वो मुसलमान नहीं है कि जो गाय का सम्मान ना करे। उसकी वजह क्या है? भारत के अंदर जब हमारे 100 करोड़ हिंदू भाई उसका सम्मान करते हैं, माता समझते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उसके ऊपर मुकम्मल तौर से पाबंदी लगना चाहिए। अच्छी बात कर रहे हैं सर, लेकिन एक बात पे मुख्यमंत्री ने नाराजगी और जताई है। कहा है कि चले चेले चपाटे जो सोशल मीडिया पे बकरीद के दिन गौ की तस्वीरें डाल रहे हैं उससे काफी नाराज मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। नहीं, जो लोग डाल रहे हैं बिल्कुल गलत है। हमने तो पहले उसकी निंदा की है। मैंने तो कहा कि इस तरीके की हरकतें निंदनीय है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई इंसान अगर किसी तरीके, बहुत सी आती है, मुख्तलिफ आते हैं, हर मजहब हर समाज के लोग जो हैं उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जो सम्मानित हैं वो लोग क्या कह रहे हैं, जो धर्म गुरु हैं वो लोग क्या कह रहे हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि बकरीद के दिन इससे गाय की तरफ से कुर्बानी के लिए इस तरीके की न किया जाए, इस्लाम में ये सही नहीं है, तो उसको मानना चाहिए। आप बताएं मौलाना साहब, जो ये जिक्र किया जा रहा है गौ माता, गौ को पशु, राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय माता, जब एक धर्म है जो माता मानता है, क्या दूसरों को दिक्कत आ जाएगी इससे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म को ठेस ना पहुंचाइए। सबसे पहली बात ये है हमारे इस्लाम में ये भी कहा गया है कि गाय के गोश्त से परहेज करिए, और शिफा किसके अंदर है? उसका दूध पिए, उससे मक्खन निकालिए। तो जब गोश्त से हमारा इस्लाम धर्म मना कर रहा है तो उसको हम कैसे ज़िबा कर सकते हैं? हमारा धर्म इस्लाम इस बात को कबूल ही नहीं करेगा। और सबसे पहले इस्लाम धर्म ये है कि दूसरे धर्म की आप एहतराम करिए, चाहे अपना धर्म हो चाहे दूसरे का धर्म हो, उसका एहतराम करिए। तो हमारे हिंदू भाई जब उसको माता मानते हैं तो हम भी सर आंखों पर उसको गाय को रखते हैं। काटने की बिल्कुल बात सराहत, इसकी निंदा नहीं करते हैं। ये काटने की निंदा की बात कर रहे हैं सर, लेकिन एक बड़ा तबका देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री ने जो नाराजगी दिखाई है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो इस तरह देखते हैं कि हमारे यहाँ गौ माता का मसला ये है कि हम लोग शिया मुसलमान हैं। हमारे यहाँ शुरू से मना किया है उलमा ने हमको कि ना आप काटिए और ना आप खाइए, आप उसका दूध पीजिए या मक्खन निकालिए। तो ये तो अभी चला है मामला कि गौ हत्या और ये वो। हमारे शिया मुसलमानों में इराक से भी फतवा है और ईरान से भी फतवा है कि इसको जहाँ पर फसाद के यहाँ कटी नहीं सकती है। एक दोगलेपन की भी बात उन्होंने कही है कि एक तरफ तो कहते हो कि राष्ट्रीय पशु घोषित करो, दूसरी तरफ हत्या भी करते हो गौ की, ये भी बात कही। कौन कर रहा है हत्या? कौन कर रहा है भाई हत्या? ये तो मालूम होना चाहिए। हम शिया मुसलमान हैं, हमारे यहाँ एक सबूत दिखा दीजिए जो कहीं गाय काटी गई हो। चलिए, फिलहाल वक्त हमारे एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।